पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्यूनोलॉजी डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा क्या होती है? इम्यूनिटी। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कहलाती है इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहले काउपॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। काउपॉक्स वैक्सीन शब्द वैक्का से लिया गया है। वैक्का का मतलब होता है काऊ। तो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने काउपॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। और वैक्सीन जो है, टीका जिसको बोलते हैं हम, वो वैक्का से लिया गया है ये शब्द। और वैक्का का मतलब होता है गाय या काऊ, क्योंकि पहली वैक्सीन काउपॉक्स की बनी थी। हमारे शरीर में जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, जिस प्रकार से नर्वस सिस्टम होता है, जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र होता है, इन सब सिस्टम्स की तरह एक सिस्टम और होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमारियों से या रोगों से लड़ने के लिए जो तैयार करता है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक यही चीज़ जानवरों पर लागू होती है। जानवरों में भी उनका अपना इम्यून सिस्टम होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। अब ये इम्यून सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं, आगे हम बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं। एंटीजन हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। एंटीजन का नाम सुना होगा आपने। वे बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन। वे बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। परिभाषा को देखते हैं ढंग से। सबसे पहली बात, बाह्य पदार्थ, एक्सटर्नल सब्सटेंस। क्या है ये? बाह्य पदार्थ है एंटीजन, जो शरीर में बाहर से घुसेंगे, शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। किसके निर्माण को? एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी चूंकि लिम्फोसाइट और प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है, जो शरीर की सुरक्षा करती है। एंटीजन की क्या खासियत होती है? एंटीजन का अणुभार अधिक होना चाहिए। अगर हम कहें कि कोई एंटीजन अच्छा होगा, तो वो अच्छा जब होगा जब उसका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार ज़्यादा होगा। ज़्यादा एंटीजन का अणुभार होने से फ़ायदा क्या है? शरीर में प्रवेश करने के बाद में एंटीबॉडी को आसानी से या तीव्रता से उद्दीप्त करता है, ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनने के लिए प्रेरित करता है, तो वो एक अच्छा एंटीजन होगा। अणुभार अधिक होना चाहिए। अच्छे एंटीजन की क्या खासियत होती है? दूसरी कि अच्छा एंटीजन शरीर के अणुओं से समानता कम से कम रखता है।
शरीर के अणुओं से समानता कम होनी चाहिए, यानी उस एंटीजन के अंदर क्या होनी चाहिए, फॉरेननेस होनी चाहिए, फॉरेननेस। तो अच्छे एंटीजन के या आदर्श एंटीजन के दो गुण मैंने बताइए। पहला है अच्छे एंटीजन के अणुभार अधिक होने चाहिए, अणुभार अधिक होगा। दूसरा, शरीर के अणुओं से समानता कम होनी चाहिए। तो वापस बता रहा हूँ, एंटीजन क्या होते हैं, वे बाह्य पदार्थ जो शरीर में घुस करके एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, उन्हें एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन, आदर्श एंटीजन के दो गुण हैं, एक तो शरीर के अणुओं से समानता कम होनी चाहिए, और दूसरा गुण है कि उसमें अणुभार उसका अधिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंटीजन के रूप में शरीर में क्या क्या प्रवेश कर जाता है। विषाणु, जीवाणु, ये बायोलॉजिकल एंटीजन है, ये जीवित एंटीजन है। इसके अलावा धूल के कण, धुआं, ये सब एंटीजन का कार्य कर सकते हैं। यानी एंटीजन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जीवित ही हो। मृत चीज़, विष के रूप में टॉक्सिक चीज़ जो शरीर में बाहर से कोई भी प्रवेश हो रही है, वो सब एंटीजन का कार्य कर सकती हैं। आगे हम बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी ये शरीर में बनते हैं। शरीर में कहां पर बनते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, या हम बात करें लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा होता है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा होता है। तो एंटीबॉडी शरीर में कहां बनती है? प्लाज्मा कोशिकाओं में या लिम्फोसाइट में। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करती है तो उस एंटीजन के विरोध में शरीर के द्वारा अपनी सुरक्षा करने के लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के अणु उत्पन्न किए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, बेसिकली ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और ग्लोबुलिन भी कौन सी होती है? गामा ग्लोबुलिन, जो कि कहाँ बनती है? लीवर में बनती है, यकृत में बनती है। यकृत में बनने वाली गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन चूंकि हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है, इसलिए इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता से संबंधित है, इसलिए इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो कहने का मतलब एंटीबॉडी की क्या परिभाषा हुई? बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं या प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए वे इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के अणु या प्रोटीन के कण, या हम इसे एंटीबॉडी कह सकते हैं। एंटीबॉडी कह सकते हैं। एंटीबॉडी का जो अणु होता है वो इस तरह से होता है, वाई आकृति में होता है, वाई शेप में होता है। इसमें दो चेन्स होती हैं, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन। तो वाई आकृति का अणु होता है, इसका बेसिकली देखा जाए वाई आकृति का अणु किसका होता है? एंटीबॉडी का या इम्यूनोग्लोबुलिन का। इम्यूनोग्लोबुलिन का अणु होता है। आगे हम बात करते हैं ये एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं। तो ये एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से व्यक्त करते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम। There are 5 types of immunoglobulin: IgG, IgA, IgD, IgE and IgM। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं कि जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो शरीर की सुरक्षा कर रही हैं, शरीर की ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये उपस्थित हैं।
रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित है, शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित है। तो इनके अलग अलग प्रकार हम पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो सबसे पहली इम्यूनोग्लोबुलिन हमें पढ़नी है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। IgG जो है ये सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबुलिन है। आणविक दृष्टि से इसका अणुभार सबसे कम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सबसे छोटी होती है। इसका 1,50,000 मोलिकुलर वेट होता है इसका अणुभार। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। किसको? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा जो माँ और बच्चे के बीच में जो जुड़ाव स्थल होता है, प्लेसेंटा में एक बैरियर पाया जाता है जिसको ब्लड प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। इस बैरियर को क्रॉस कर जाती है। क्रॉस क्यों कर जाती है? क्योंकि इसका अणु छोटा होता है, छोटा होता है तो उस बैरियर को क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को पार कर जाती है। तो 3 बातें हुई इम्यूनोग्लोबुलिन जी की। सबसे छोटी होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और प्लेसेंटा को पार करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG। दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं हम, दूसरी एंटीबॉडी की बात करते हैं हम, तो वो है IgA। IgA जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है ये किस में पाई जाती है? स्राव में पाई जाती है, स्राव में। स्राव कौन कौन से? जैसे दूध एक स्राव है, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम या खीस, कोलोस्ट्रम एक स्राव है। स्तन ग्रंथियों का प्रथम जो स्राव होता है प्रसव के बाद उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। आंसू भी क्या है? स्राव है। पसीना भी क्या है? स्राव है। लार भी क्या है? स्राव है। तो इन सभी में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है। इसको स्रावी प्रतिरक्षी या सिक्रीटरी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हिंदी में कह सकते हैं इसे स्रावी प्रतिरक्षी, स्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए की या एंटीबॉडी ए की क्या खासियत हो गई? ये सीक्रेशंस में पाई जाती है, शरीर के विभिन्न स्राव में पाई जाती है। दूसरी बात हो गई कि स्राव कौन कौन से? दूध, कोलोस्ट्रम, आंसू, पसीना, लार, इनमें ये पाई जाती है। तीसरी इम्यूनोग्लोबुलिन की हम बात करते हैं, तीसरी एंटीबॉडी की बात करते हैं IgD। इम्यूनोग्लोबुलिन डी होती है वो बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। जैसे मान लो ये बी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये एक प्रकार की WBC है, एक ग्रेन्युलर WBC है। 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन मैच्योरेशन के आधार पर, परिपक्वन के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है थाइमस में, थाइमस जो ग्लैंड होती है उसमें। इस प्रकार लिम्फोसाइट को 2 भागों में बांटा है। हम बात कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी की। इम्यूनोग्लोबुलिन डी है ये बी लिम्फोसाइट की किस पे पाई जाती है? सतह पर पाई जाती है। तो ये सतह पर क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे सतही प्रतिरक्षी कहते हैं। सतही प्रतिरक्षी या सरफेस एंटीबॉडी कहा जाता है, सरफेस एंटीबॉडी कहा जाता है। तो सरफेस एंटीबॉडी कौन सी होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन डी। दूसरी बात यह है कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो हमने 3 इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़े हैं, IgA, IgG, IgA और IgD। IgG सबसे ज़्यादा, सबसे छोटी, ठीक है। और तीसरी बात होगी प्लेसेंटा को पार कर जाती है क्योंकि सबसे छोटी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये स्राव में पाई जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन डी है ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है और बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हम पढ़ लेते हैं। अगली इम्यूनोग्लोबुलिन है चौथी, जिसे हम कहते हैं IgE। इसे एप्सिलॉन भी कहते हैं,
एप्सिलॉन एंटीबॉडी, इसे एप्सिलॉन एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। ई का मतलब होता है इयोसिनोफिल्स, और आपको पता है शरीर में जो एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स है उनकी संख्या कब बढ़ती है? जब एलर्जी अथवा परजीवी संक्रमण होता है, शरीर में कोई एलर्जी हो यानी हिस्टामिन क्रिएट हो रहा हो, अथवा बॉडी के अंदर कोई परजीवी पैरासाइट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का परजीवी होने पर परजीवी संक्रमण कहलाता है। और दोनों कंडीशन में इस इम्यूनोग्लोबुलिन की संख्या बढ़ जाती है। तो आईजीई की संख्या कब बढ़ती है? एलर्जी और परजीवी संक्रमण में, परजीवी संक्रमण में, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में और एलर्जी के दौरान इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगली हम बात करते हैं पांचवी इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे कहते हैं आईजीएम। और आईजीएम जो होता है, आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है, ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। इसका अणुभार सर्वाधिक होता है, 9,60,000 इसका अणुभार होता है, ठीक है। ये सर्वाधिक बड़ी एंटीबॉडी है। ये पेंटामर के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? पेंटामर के रूप में। और ये क्लंपिंग की क्रिया करती है, क्लंपिंग की क्रिया करती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम है, संक्रमण के दौरान सर्वप्रथम बनती है, सर्वप्रथम बनती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी यानी जिसका अणुभार सर्वाधिक हो उसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी। दो क्वेश्चन हो गए, सबसे छोटी होगी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, सबसे बड़ी होगी इम्यूनोग्लोबुलिन एम। पेंटामर के रूप में पाई जाती है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन के अणु हैं ये इस तरह से पांच भागों से बने हुए होते हैं, इसके इम्यूनोग्लोबुलिन एम के, इस तरह से। इसे बोलते हैं हम पेंटामर। ये वाई आकृति के 5 अणु इस तरह से जुड़ जाते हैं। क्लंपिंग कैसे करती है? यहाँ बैक्टीरिया को लेकर के चारों तरफ से घूमती है, इसको कवर कर लेती है, इसको बोलते हैं क्लंपिंग। और इन्फेक्शन में, शरीर में संक्रमण में सबसे पहले बनने वाली है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी, आईजीएम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मान लो भ्रूणावस्था में या गर्भावस्था में बच्चे को कोई संक्रमण हुआ, तो बताइए उसके ब्लड में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित मिलेगी? तो आईजीएम उपस्थित मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी की इम्यूनोलॉजी है, बाकी का इम्यून सिस्टम का जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।